Good afternoon, everyone. In the last video, we discussed that there are two types of winding up. One is compulsory winding up, while the other one is voluntary winding up. Compulsory winding up comes under section 271 and voluntary winding up comes under section 304. Compulsory winding up is done by tribunal. So, what is the reason for compulsory winding up? Whenever tribunal finds out certain circumstances under which it realizes the company is not functioning properly, it opts for compulsory winding up. So the first point is when company is unable to pay its debts. So if a company is not able to pay its debts, it's bankrupt, then the tribunal will definitely try to wind up the company. Now, what are the certain conditions that comes under bankruptcy or an inability of the company to pay its debts? So the first thing is that unable to pay debts, the first point is creditors. Suppose एक creditor है जो 1,00,000 रुपए से ज़्यादा रुपए कंपनी को पे करना है उस क्रेडिटर को, तो वो क्रेडिटर अपने पैसे का डिमांड करता है, डिमांड फॉर मनी। कंपनी को कहता है कि मेरा जो 1,00,000 रुपए है वो आप मुझे पे कर दो। कितने दिन के अंदर? 21 डेज़ के अंदर। लेकिन 21 डेज़ के अंदर, कब से 21 डेज़? जब से उस क्रेडिटर ने बोला है कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, तब से उस डेट से 21 डेज़ के अंदर कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है। सो 21 डेज़ के अंदर पैसा अगर कंपनी नहीं पे करता है तो वो कौन से कंडीशंस के अंदर आता है? नेग्लेक्ट और फेल टू सेटिस्फाई हिम होम द क्रेडिटर। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ट्राइब्यूनल कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। नेक्स्ट इज डिक्रीड डेब्ट। इसका क्या मतलब है कि कोर्ट ने अभी केस कर दिया कंपनी के ऊपर, किसके कहने पे? ए के कहने पे। ए कौन है? क्रेडिटर है जो 2,00,000 रुपए जिसको कंपनी को पे करना है, लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया। उसके बाद आया कॉमर्शियल इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब है इट इज़ प्रूव टू ट्रिब्यूनल दैट द कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। इसका मतलब है कि अभी कंपनी के पास डिफरेंट प्रूफ्स है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास नहीं, ट्राइब्यूनल के पास प्रूफ्स है कि कंपनी पैसा रिटर्न नहीं कर सकता, एंड दैट्स वाई इस कंपनी को वाइंड अप कर देना ही चाहिए। सो द फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस जिसके अंडर ट्राइब्यूनल कंपल्सरी वाइंडिंग अप करता है वो है कि व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। Now the next point is special resolution passed by company to wind up company by special resolution passed by company to wind up। अच्छा, ये क्या है? देखो, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है किसके हेल्प से? मेंबर्स के कंसेंट को लेके। कितने मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए? 3/4, मतलब 75% मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए। अगर वो लोग खुद से ही ये स्पेशल रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन निकालते हैं, मेंबर्स का कंसेंट लेते हैं, अगर मैक्सिमम मेंबर्स तैयार हैं ये मानने के लिए कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, तो कंपनी वाइंड अप हो जाता है बाय कंपल्सरी वाइंडिंग अप by tribunal. Now, the next point is company has acted against the interest, sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign states, decency and morality। अगर कोई एक कंपनी, सपोज ABC कंपनी, इसने डिसेंसी या मोरालिटी जो है वो एकदम ख़त्म कर दी है, वो जो स्टेट का सिक्योरिटी है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, वो देश के इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, या फिर वो किसी फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ ट्राइब्यूनल, देन इन दैट केस द कंपनी विल बी वाइंडेड अप। Now the next point is ट्राइब्यूनल हैज़ ऑर्डर्ड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ऑन फेलियर टू अप्रूव। ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी क्या अप्रूवल नहीं ला पाई? स्कीम ऑफ रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कंपनी। क्या है? देखो, पहले एक
एक्ट हुआ करता था, सीका, जिसका था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि जो भी कंपनी सिक है उनको ट्रीट किया जा सके। सिक मतलब जिसके लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा है। लाइबिलिटीज़ जब एसेट से डबल हो जाते हैं किसी कंपनी के तो उन्हें सिक कंपनी कहा जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सिक कंपनी है, लाइबिलिटीज़ इतना ही ज़्यादा है एसेट से, तो उसे बंद क्यों नहीं करते? हम उसे बंद नहीं, हम उसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल पतंजलि आज का एक लीडिंग कंपनी है, लेकिन अगर किसी एक सिचुएशन में पतंजलि के जो लाइबिलिटीज़ है वो एसेट से इंक्रीज़ कर जाएं तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? नहीं। तो लॉ क्या एक सजेस्ट कर रहा है कि एक काम करो, एक ऐसे कंपनी के साथ एमलगमेट कर लो ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयमेंट है, एटलीस्ट उनको हम सेव कर सके। तो ये एक ऑप्शन है जो ट्राइब्यूनल प्रोवाइड करता है कंपनी को, जिसको कहते हैं स्कीम ऑफ रिवाइवल एंड रिहैबिटेशन ऑफ कंपनी। लेकिन अगर इसका अप्रूवल एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं ले पाए, अगर बाकी जो मेंबर्स है वो राज़ी ना हो कि नहीं हम रिवाइवल नहीं करेंगे, हम रिहैबिटेशन नहीं करेंगे, एमलगमेट नहीं करेंगे, देन उस टाइम पे वाइंडिंग अप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, एक एप्लीकेशन जाता है ट्राइब्यूनल के पास। ये एप्लीकेशन कौन लिखता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या फिर एक ऐसा इंसान जिसको ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ये एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास कब जाता है? जब ट्राइब्यूनल ये देखता है या एप्लीकेशन में ये रहता है कि जो कंपनी के जो अफेयर्स है ये फ्रॉड्यूलेंट है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी, या फिर कंपनी ही फॉर्म किया गया है फ्रॉड या अनलॉफुल पर्पसेस के लिए, या फिर जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए वो कोई फ्रॉड या मिसकंडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इन दैट केस ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर करेगा कि आप कंपलसरी वाइंडिंग अप कर लो। Now next point is company has made a default in filing with registers its financial statements or annual return or immediate preceding 5 financial year। अगर हम लोग 2020 की बात करें, जो मन नहीं करता है 2020 के बारे में बात करने की, लेकिन ठीक है 2020 का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि 2020 का प्रीसीडिंग 5 ईयर्स क्या क्या होगा? 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। इन 5 सालों में अगर कोई एक कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कुछ प्रॉपरली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइल नहीं करता, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं करता, इन दैट केस उस कंपनी को वाइंड अप किया जाता है बाय कंपल्सरी वाइंडिंग अप। नाउ एक और अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप। एक अलग सा एक देखो यहाँ पे एक ग्राउंड मिला है, एक अलग सा क्राइटेरिया मिला है अपार्ट फ्रॉम द अबव डिस्कस्ड क्राइटेरिया, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड क्या है? इसके सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पे ट्राइब्यूनल एक कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। तो ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड क्या है? कुछ पॉइंट्स है देखो। फर्स्ट है डेडलॉक इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में डेडलॉक, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें 10 डायरेक्टर्स हैं, तो 5-5 डायरेक्टर ने अपना ग्रुप बना लिया, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब क्या हुआ कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है, कोई भी अगर एक कुछ डिसीजन लेना है तो 5 डायरेक्टर अगर येस बोलते हैं तो वो नो बोल देते हैं, अगर वो नो बोलते हैं तो ये येस बोल देते हैं। इससे क्या होता है देखो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कंपनी और कोई मेजॉरिटी भी नहीं फॉर्म हो रहा है। और हमें पता है कि कंपनी में अगर मेजॉरिटी फॉर्म नहीं होगा तो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लिया जाएगा। एटलीस्ट 51% हमें चाहिए कंसेंट। सो इन दैट केस जस्ट इन इक्विटेबल ग्राउंड पे जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। कौन करेगा? ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है देखो, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड का सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ फाउंडेशन। सबस्ट्रेंटम भी इसको बोलते हैं। सबस्ट्रेंटम का मतलब है फाउंडेशन या फिर जिस पर्पस की वजह से एक कंपनी को फॉर्म किया जाता है। सपोज एक कंपनी है जो अल्कोहल रिलेटेड कुछ बनाती है, शायद मेडिसिन हो या जो भी हो, तो क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट अल्कोहल को ही बैन कर दे
तो वो कंपनी कैसे ऑपरेट करेगा, क्योंकि उसका लाइसेंस तो इसीलिए मिला था, उसको तो इनकॉर्पोरेट इसीलिए किया गया था क्योंकि वो अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है। सो क्योंकि अब उसका फाउंडेशन ही चला गया है, गवर्नमेंट ने अल्कोहल ही बैन कर दिया है, तो वो कंपनी को हम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे हम मतलब ट्रिब्यूनल जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे वाइंड अप कर सकता है। Now next point is operation of minority. ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी। ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। क्या है देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं या फिर पकड़ लो 100 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे अगर कोई बोले कि नेक्स्ट डे से तुम लोग, अगर टीचर आके बोले कि तुम लोग एवरी नेक्स्ट क्लासेस से तुम लोगों को नोट्स प्रिपेयर करके खुद से लाना पड़ेगा और टीचर से चेक करवाना पड़ेगा। इसके लिए 75% राज़ी हो गए और 25% राज़ी नहीं हुए। तो क्या होगा देखो, ये किस पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ 75% पे एप्लीकेबल होगा या 25% पे भी एप्लीकेबल होगा? ये उन 25% पे भी एप्लीकेबल होगा जिनको होमवर्क करके या फिर नोट्स लिख के नहीं लाना था। सिमिलरली लेकिन ये क्या है, एक पॉजिटिव आउटलुक है। अगर वो 25% भी काम करके ला रहा है, वर्क करके ला रहा है, नोट्स लिख के ला रहा है, तो ये उनका बेनिफिट है। लेकिन अगर टीचर आके ये कहे कि नेक्स्ट डे से तुम लोगों को कुछ भी लिख के लाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में बुक्स भी लाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपना कंसेंट दो, और स्टूडेंट्स 75% अपना हाथ उठा लेते हैं, तो वो जो 25% है जिनको बुक्स लाना है, जिनको अच्छे से क्लियर करना है अपना डाउट, और वो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 75% ने अपने जो नेगेटिविटी है उसको क्योंकि वो लोग के पास मेजॉरिटी है, तो वो लोग मतलब ये किस पे एप्लीकेबल होगा? फिर से वो 100 स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होगा ना। तो यहाँ पे यही एग्जांपल है कि सपोज 1000 शेयर होल्डर्स है और 750 ने एक रेजोल्यूशन के लिए हाँ बोल दी है, जबकि जो वो रेजोल्यूशन है ये सबके लिए ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सो इन दैट केस ये चीज़ सिर्फ 750 शेयर होल्डर्स पे नहीं बल्कि पूरे 1000 शेयर होल्डर्स पे एप्लीकेबल होगा, एंड दैट 250 शेयर होल्डर्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो इन दैट केस इट वुड बी ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, और ये सफिशिएंट ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे किसी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्रॉड। सपोज कोई कंपनी गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट ने बोला कि अब से गोल्ड कोई कंपनी इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये जो गोल्ड ये लोग अगर फिर से इंपोर्ट करे तो ये क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा ना। तो यही पॉइंट है कि इफ़ ए कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड विथ एन इलीगल ऑब्जेक्ट, अगर वो लोग इनकॉर्पोरेट ही कर रहे हैं इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए, कि पता है कि गोल्ड नहीं इंपोर्ट कर सकते लेकिन फिर भी इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट हुआ है, या फिर ये इलीगल बन जाता है बाय चेंज इन लॉ, देन ट्रिब्यूनल विल ऑर्डर द कंपनी टू वाइंड अप। कि अभी लॉ चेंज हो गया, हर साल ही चेंज होता है कुछ ना कुछ, तो लॉ चेंज हो गया, तो अभी ये लोग का क्या हो गया, ये इलीगल बन गए। नेक्स्ट है बबल कंपनी। वी नो दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर इंटेंजिबल, से फॉर एग्जांपल गुडविल को हम लोग चाहे जितना भी बोले ये इंटेंजिबल है, वैसे ही कंपनी भी ऑल्दो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन हम कंपनी में जाके क्या बोलते हैं कि डायरेक्टर को मिलना है, शेयर होल्डर को मिलना है। कोई कंपनी से मिल सकता है क्या? कंपनी तो पर्सन है, लेकिन कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, तो हम उसे नहीं मिल सकते ना। सो इन दैट केस बबल कंपनी का मतलब है इट नेवर हैड एनी रियल बिजनेस, या फिर उसने कभी कोई प्रॉपर्टी भी ओन नहीं की है, तो ये ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे वाइंड अप हो जाएगा। अगर एक बार में सारा पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहा है, एक और बार वीडियो देख लो, क्लियर it all these points comes under compulsory winding up by tribunal, and it is very very important. If there is any confusion you can definitely ask me and not anyone else. किसी और के पास मत पूछो, मुझसे ही पूछना. I'll try to solve it out as soon as possible. Thank you.